हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय निहारिका में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं जो आज वीडियो लेके आई हूँ वो है धातु की क्रियाशीलता से रिलेटेड वीडियो है और स्पेशल ये सीटेट वालों के लिए है। वैसे ये सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट अभी स्पेशल मैंने इसको सीटेट के लिए रेडी किया है क्योंकि जो मेरे यूट्यूब चैनल पर सीटेट की क्वेश्चनरी वाली सीरीज़ चल रही है उसके एनालिसिस से ये पता चला कि भाई हर पेपर में एक क्वेश्चन तो धातु पे रिलेटेड है ही है, धातु की सक्रियता क्रम से रिलेटेड है। तो उसी के लिए कि ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ ताकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो और आगे अगर अब आने वाले सीटेट के पेपर में धातु की क्रियाशीलता से अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपका एक क्वेश्चन 100% राइट जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। और हमें देखना है कि धातु की सक्रियता श्रेणी, धातु की क्रियाशीलता कि कौन सी धातु सर्वाधिक क्रियाशील है और कौन सी धातु मध्यम क्रियाशील है और कौन सी धातु निम्न क्रियाशील है। और जब इन धातुओं की आपस में कोई क्रिया करवाई जाती है तो उस क्रिया के दौरान क्या वो क्रिया हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, मतलब कि एक धातु दूसरी धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो अगर आपको धातु की क्रियाशीलता का क्रम पता है अच्छे से तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं धातु की क्रियाशीलता के क्रम में। देखिए कि सबसे पहले जो सर्वाधिक क्रियाशील धातु है वो होती है पोटेशियम, ठीक है। फिर पोटेशियम के बाद आती है सोडियम। ये जो है धातु की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम लिखा है मैंने। सर्वाधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है और सबसे कम क्रियाशील धातु ओरम है, ठीक है। तो सबसे सर्वाधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम, उसके बाद में सोडियम, सोडियम के बाद में कैल्शियम, कैल्शियम के बाद में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम, ठीक है। यहाँ तक जो ये धातुएँ हैं ये धातुएँ कहलाती हैं उच्च क्रियाशील धातुएं। इनको किस श्रेणी में रखा गया है? उच्च क्रियाशील धातुओं की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं और एल्यूमिनियम के बाद में आती है जिंक, जिंक के बाद में है आयरन, आयरन के बाद में है लेड। ये जो तीनों धातुएं हैं इनको रखा गया है मध्यम क्रियाशील धातुओं के। अब ऐसा क्या है कि इनको मध्यम क्रियाशील धातुओं में रखा गया है और इनको उच्च क्रियाशील धातुओं की श्रेणी में रखा गया है? वो जब मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री स्टार्ट करूँगी तो वहाँ जब हम धातु अधातु के गुण अवगुणों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ हम डिटेल से देखेंगे कि इनको उच्च क्रियाशील धातु और इनको मध्यम क्रियाशील धातुएं क्यों कहते हैं। फिलहाल जो मेरा ये वीडियो है उसका मोटो सिर्फ ये है कि आप धातु की सक्रियता श्रेणी से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर ले। तो चलिए बात करते हैं अब। इसके बाद में लेड के बाद में आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद में कॉपर, कॉपर के बाद में हाइड्रोजनम जिसे कहते हैं पारा। ये पारा का सिंबल है, ठीक है ना, हाइड्रोजनम जिसका ग्रीक नेम है, और अर्जेंटेनम और उसके बाद में है ओरम। तो इस प्रकार से ये धातु को हमने अधिक क्रियाशील से घटते हुए क्रम में लेके और निम्न क्रियाशील धातु के रूप में इसको जमा रखा है। तो आप पहले सबसे पहले कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि अगर आपको ये क्रम अच्छे से याद है तो आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस जो मैं उधर करवाने वाली हूँ उसको कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, हाइड्रोजनम, अर्जेंटम, ओरम, ठीक है। एक बार फिर से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, हाइड्रोजनम, अर्जेंटम, ओरम। अगर ये नाम आपको याद नहीं रहता है तो आप इसका सीधा सा नाम याद रखिए पारा। Hg जो है वो पारा का सिंबल है, ठीक है। अर्जेंटम जो है इसको कहते हैं, वैसे तो ये सिल्वर का है, चांदी का है, ठीक है। तो आप इसके आगे लिख भी सकते हो कि अर्जेंटम जो है वो चांदी का सिंबल है। ओरम जो है वो सोने का सिंबल होता है ना, ओरम यानी सोने का सिंबल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज धातुओं की सक्रियता श्रेणी को देख लिया है, धातु की क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम को हमने देख लिया है, ठीक है। इनको 3 भागों में बांटा है, उच्च क्रियाशील धातुएं, मध्यम क्रियाशील धातुएं और निम्न क्रियाशील धातुएं। चलिए अब देखिए अगर ये क्रम याद है तो जो सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो जो सीटेट का जो मैंने सबसे फर्स्ट पेपर पहला पेपर करवाया था उसमें इस प्रकार का प्रश्न था कि निम्न में से सत्य कथन कौन सा है, और उसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे थे। 4 ऑप्शन में से जैसे इस प्रकार के ऑप्शन थे, क्या आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट वाले विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, या जो आयरन है क्या वो जिंक सल्फेट वाले विलयन में से जिंक को विस्थापित कर सकता है। तो उन 4 कथनों में से आपको सत्य कथन को पहचानना था। तो
वो सत्य कथन आप कब पहचान पाओगे? जब आपको इनकी क्रियाशीलता का क्रम मालूम है। तो देखिए मैं उसका एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि जैसे आयरन की अगर कॉपर सल्फेट के साथ में क्रिया करवाई जाए, ठीक है, तो आयरन जो है वो क्या है कि इस कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है। आप अपने इस टेबल के अंदर देखिए, कॉपर जो है वो निम्न क्रियाशील धातु है, जबकि आयरन क्या है? मध्यम क्रियाशील धातु। तो आयरन क्या हुआ? कॉपर से अधिक क्रियाशील हुआ। तो जब कोई धातु किसी दूसरी धातु से अधिक क्रियाशील होती है तो वो धातु उस धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती है। तो यहाँ पे जो ये आयरन है वो इस कॉपर को इसके लवण विलयन से क्या करेगी? विस्थापित कर देगी। तो आयरन ने जब कॉपर को लवण विलयन से विस्थापित कर दिया तो फिर बाद में हमें रिएक्शन के बाद में क्या प्राप्त हुआ? आयरन सल्फेट, और कॉपर जो विस्थापित हो गया वो क्या हुआ? अलग हो गया। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, तो अब देखिए कि ये जो है इसी से रिलेटेड मैं एक और आपको बताती हूँ कि अगर हम आयरन की जिंक सल्फेट से क्रिया करें, अगर हम आयरन की जिंक सल्फेट से क्रिया करवाएं तो क्या ये सत्य कथन है? क्या ये रिएक्शन हो सकती है? तो ये रिएक्शन नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? इसके पीछे का कारण देखिए कि आयरन जो है वो हमारी मध्यम क्रियाशील धातु है और जिंक जो है वो भी हमारी मध्यम क्रियाशील धातु है। लेकिन क्या हुआ है कि जो जिंक है वो आयरन से अधिक क्रियाशील धातु है। आप इस ऑर्डर को ध्यान रखिएगा कि जिंक के बाद में आयरन है ना, तो जिंक जो है वो आयरन से अधिक क्रियाशील धातु है। और कौन सी धातु किस धातु को विस्थापित कर सकती है? जो अधिक क्रियाशील धातुएं होगी वो निम्न क्रियाशील धातुओं को, अपने से कम है ना, अपने से निम्न है ना, अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। तो यहाँ तो क्या हुआ? उल्टा हो गया। यहाँ पे जिंक क्रियाशील है जबकि आयरन जो है जिंक से कम क्रियाशील है। तो ये वाली रिएक्शन नहीं हो सकती है, जबकि ये वाली रिएक्शन हो सकती है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके अगर सीटेट में आ जाए और आपको अगर ये सक्रियता क्रम याद है तो आप इनको ईजीली अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं। जैसे लेड की कॉपर क्लोराइड से क्रिया करवाई, ठीक है, तो ये रिएक्शन भी हो गई क्योंकि लेड क्या है? कॉपर से अधिक क्रियाशील है। देख लीजिए आप यहाँ पे, ये जो लेड है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो इसने क्या करा? कॉपर क्लोराइड के विलयन से कॉपर को अलग कर दिया और लेड क्लोराइड बना दिया। क्लियर हुई यहाँ पे? अगर इसी के साथ में हम इसकी विपरीत क्रिया देखें तो यहाँ पे देखिए कॉपर की जब लेड सल्फेट से क्रिया करवाई जाती है, कॉपर की जब लेड सल्फेट से क्रिया कराई जाती है तो इस प्रकार की रिएक्शन या इस प्रकार की अभिक्रिया नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि जो कॉपर है वो लेड से क्या है? कम क्रियाशील है। ठीक है ना? तो और ऐसी क्रिया कब होगी? जब अधिक क्रियाशील धातु पहले लिखी हुई होगी। अगर आपको समझना है तो अधिक क्रियाशील धातु यहाँ लिखी होगी और कम क्रियाशील धातु यहाँ लिखी होगी तो रिएक्शन हो जाएगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो और वैसे हमारे केमिस्ट्री में जो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन कहलाती है विस्थापन अभिक्रियाएं। क्या कहलाती हैं? विस्थापन अभिक्रियाएं। जब मैं मेरे YouTube चैनल पे केमिस्ट्री में ये रासायनिक अभिक्रियाओं वाला चैप्टर कराऊंगी तो वहाँ पे ये इस टाइप की सारी अभिक्रिया कराऊंगी कि कौन सी विस्थापन अभिक्रिया होती है, कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है ना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन सी होती है, अनऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन सी होती है, अपचयन, ऑक्सीकरण, वो सारी मैं अभिक्रियाएं वहाँ पे करवाऊंगी। तो आज तो फिलहाल मेरे वीडियो का जो मेन मोटो था आपको धातु की सक्रियता श्रेणी बताना, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। अब इसको याद करना आपका काम है। अगर आपको अपने क्वेश्चंस राइट करने हैं सीटेट में तो आप इसको प्लीज़ ज़रूर याद कीजिएगा। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें सब, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।